हेडिंग दीजिए ट्रांसफर प्राइस। अगर हम माल बाहर बेचते हैं, फैक्ट्री के बाहर बेचते हैं, तो उसे सेलिंग प्राइस कहा जाता है। जिस प्राइस पे माल बाहर बेचा जाता है उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। लेकिन अगर एक डिपार्टमेंट, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को माल देता है, जिस प्राइस पे देता है उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर प्राइस का मतलब होता है प्राइस एट विच गुड्स आर ट्रांसफर्ड बाय वन प्रोसेस टू अदर प्रोसेस। लिख लेते हैं ये लाइन। ट्रांसफर प्राइस क्या है? ट्रांसफर प्राइस इज द प्राइस at which goods are transferred by one process to another process। ठीक है, ये ट्रांसफर प्राइस क्या होती है, कैसी होती है? इट कैन बी, बताइए ट्रांसफर प्राइस कैसे हम कर रहे थे? एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को माल जब बेच रहा था तो क्या कर रहा था? प्रॉफिट कमा रहा था? नहीं, आप कॉस्ट की जोड़ लगाते थे, जितना कॉस्ट आता था वही लिखते थे। प्रोसेस ए में क्या लिख देते थे? जितनी कॉस्ट आती थी उसी के हिसाब से क्या बना देते थे? बाई प्रोसेस बी, और फिर वही क्या बन जाता था? अगले प्रोसेस का इनपुट। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ट्रांसफर प्राइस हमेशा कॉस्ट हो। इट कैन बी कॉस्ट और इट कैन बी कॉस्ट प्लस मार्कअप। बेसिकली अब हम लोग को ये दूसरा वाला पॉइंट सीखना है, दैट इज कॉस्ट प्लस मार्कअप। यानी एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को माल जब देगा, 100 रुपए का तैयार करेगा तो 100 रुपए का नहीं देगा, पता है कितने का देगा? 110 का देगा, 120 का देगा। उसमें वो अपनी प्रॉफिट मार्जिन जोड़ लेगा। ठीक है, अभी तक हम लोग ने जो सिचुएशन पढ़ी उससे कैसे डिफरेंट है पहले तो ये समझ लीजिए। अभी तक एक प्रोसेस 100 रुपए का माल तैयार करता था तो अगले प्रोसेस को कितने का देता था? 100 रुपए का। अगर वो बाहर बेचता था तो जरूर प्रॉफिट ले लेता था। आपने क्वेश्चन भी किया जिसमें वो सेल भी कर देता था, कुछ माल क्या करता था? बाहर बेच देता था और उस पर प्रॉफिट कमा लेता था। अब क्या होगा पता है? एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को माल देगा और उसी में प्रॉफिट कमा लेगा। क्लियर है? अब बात समझने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? एक कंपनी ही अपने अंदर ही क्या करेगी? एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को माल दे रही है और कमा ले रही है, तो क्या वो कमाई आ रही है क्या? नहीं। तो ऐसा करने का फायदा क्या है? एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को माल जब दे रही है तो कॉस्ट बढ़ा के क्यों दे रही है? इससे क्या फायदा मिल रहा है? ठीक है, पहले तो ये समझा जाए और फिर उसके बाद उसकी अकाउंटिंग समझी जाए। पहली रिक्वायरमेंट तो हमारी ये है कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को जब माल दे रहा है तो लागत से ऊपर देने से फायदा क्या हो रहा है? एक बात बताइए, हम अपने माल को 100 रुपए की जगह 110 का कह देंगे तो इससे फायदा कमा लिए क्या? नहीं। अपने माल को 100 रुपए का आप 10,000 रुपए का कहो ना, उससे कोई फायदा थोड़ी ना आने वाला है। तो कंपनी ऐसा कर क्यों रही है? एक प्रोसेस को ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि तुम कॉस्ट पे कुछ मार्कअप जोड़ो और अगले प्रोसेस को दो? ठीक है, पहले ये विजन क्लियर करते हैं कि क्यों ऐसा एक फैक्ट्री में होता है और उसके बाद हम लोग इसकी अकाउंटिंग सीखेंगे। देखिए, प्रोसेस 1 है, ये प्रोसेस 2 है, ये प्रोसेस 3 है। ध्यान से सारी बात को समझिएगा कि क्यों ऐसा कर रही है कंपनी। इस प्रोसेस 1 ने रॉ मटेरियल खरीदा मार्केट से 100 रुपए का, इस पे इसने बाकी खर्चे लगाए, उसको हम लिख दे रहे हैं अदर कॉस्ट। इसमें सब कुछ हो गया, लेबर वगैरह सारी चीजें हो गई। ठीक है, वो सब मिला के इसका लगता है 50 रुपए का। टोटल खर्चा इसका कितना आ गया? 150 रुपए का। ठीक है, यही 150 रुपया क्या बन जाता था इस प्रोसेस के लिए? हमेशा इनपुट। ठीक है, 150 रुपए इसका इनपुट बन जाता था, फिर ये इसमें अपने खर्चे लगाता था। इसके बाकी सारे खर्चे मिला के मान लीजिए 20 रुपए हैं, तो इसका ये टोटल कितना हो जाता था? ये माल 170 रुपए का। यही 170 रुपए क्या उठ के बन जाता था यहां पे? इनपुट। इस पे मान लीजिए ये 30 रुपए का खर्चा लगाता है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाती थी? 200 रुपए। ये जो 200 रुपए है ये क्या है? कंपनी की टोटल कॉस्ट है। ठीक है, अब इस माल को मार्केट में बेच दिया जाता था। अब मान लीजिए मार्केट में बेच दिया जा रहा है इसको 300 रुपए में, तो प्रॉफिट कितना है? 100 रुपए। ठीक है, अब बेसिकली कंपनी ये चाहती है कि जितनी भी प्रोसेसेस हैं उन प्रोसेस में एक एक इंचार्ज बनाया जाए, एक मैनेजर बनाया जाए। ठीक है, और उनसे ये कहा जाए कि आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कीजिए। ठीक है, खर्चे आपके कम से कम आने चाहिए जिससे प्रोडक्ट की प्रॉफिट बढ़ जाए। ठीक है, तो कंपनी ने इसके लिए इंसेंटिव स्कीम भी निकाल दी कि कंपनी जितना प्रॉफिट कमाएगी वो क्या करेगी? आप लोगों में बांट देगी। किस रेशियो में बांट देगी?
जिसकी वजह से जितना प्रॉफिट कमाएगी उसको उस प्रॉफिट का परसेंटेज कमीशन के रूप में मिल जाएगा। मतलब जैसे कंपनी ने 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया, ठीक है, तो इस 100 रुपए के प्रॉफिट में इसकी कितनी भागीदारी है, इसकी कितनी भागीदारी है, इसकी कितनी भागीदारी है, पहले तो ये डिटरमिन किया जाएगा। मतलब अगर कंपनी 100 रुपए कमा रही है तो निश्चित है इसकी और इसकी और इसकी वजह से कमा रही है, ठीक है। अगर इस 100 रुपए में इसकी भागीदारी मान लीजिए 50 रुपए की प्रॉफिट की है, 50 रुपए प्रॉफिट किसकी वजह से कमाया गया, इसकी वजह से, तो अब 50 रुपए का एक सर्टेन परसेंटेज, मान लीजिए कंपनी 5% का कमीशन देती है, तो 50 रुपए का 5% कितना हो गया, 2.5 रुपया। 2.5 रुपया का कमीशन किसको मिल जाएगा, प्रोसेस 1 के मैनेजर को। आ रही बात समझ में? इस 100 रुपए के प्रॉफिट में 50 रुपए का प्रॉफिट इसका था, मान लीजिए 40 रुपए का प्रॉफिट इसका है, तो 40 रुपए का 5% यानी कि 2 रुपए किसको मिल जाएगा, प्रोसेस 2 के मैनेजर। ये 5% हम डमी एग्जांपल ले रहे हैं कि कमीशन का एक सर्टेन परसेंटेज कंपनी डिटरमिन करेगी, जिसके लिए जरूरी क्या होगा, पहले तो प्रॉफिट की भागीदारी बनाना कि इस टोटल प्रॉफिट में किसका कितना हिस्सा, ठीक है। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग? हम चाहते हैं कि सभी प्रोडक्शन मैनेजर क्या करें, हर प्रोसेस के जो मैनेजर्स हैं वो सब क्या करें, अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करें, ज्यादा से ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करें। कंपनी का प्रॉफिट जितना होगा हम उस प्रॉफिट में क्या करेंगे, सबका हिस्सा बनाएंगे और उसके हिसाब से क्या करेंगे, परसेंटेज कमीशन देंगे, ठीक है। तो फिलहाल कंपनी ने 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। अब कंपनी ये जानना चाहती है कि किसका कितना हिस्सा है इस प्रॉफिट में, मतलब किसकी वजह से कितना कमाए हैं, 30, 40 इस तरीके से, मतलब किसकी कितनी हिस्सेदारी है इस प्रॉफिट में, ये अब हम जानना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हम एक एक करके सबसे बात करेंगे, सबके मैनेजर से, और पूछेंगे बताइए आपका हिस्सा कितना है, देखते हैं कौन क्या लॉजिक देता है, ठीक है। हमने सबसे पहले प्रोसेस 3 के मैनेजर को बुलाया और पूछा कि ये 100 रुपए के प्रॉफिट में किसका कितना हिस्सा है, ये बताइए आपका कितना हिस्सा है, ठीक है, ताकि उसका एक सर्टेन परसेंटेज हम आपको क्या दे सकें, कमीशन दे सकें। तो इसने बड़ी अच्छी बात बताई हमको। इसने क्या बोला, ताकि देखिए प्रोसेस 1 क्या करता है, 100 रुपए का माल खरीदता है, 50 रुपए का खर्चा लगाता है, 150 का तैयार करता है, उसमें 20 रुपए का खर्चा लगा के ये 170 का माल तैयार करता है, ठीक है। और उससे हम 30 रुपए का खर्चा लगाते हैं और माल 200 का तैयार हो जाता है, हम ही फाइनल टच उसको देते हैं, वो 200 रुपए में प्रोडक्ट तैयार हो जाता है और 300 का बेच देते हैं। पूरा 100 रुपए का प्रॉफिट किसकी वजह से पता है, मेरी वजह से। ये सब तो बस मेरे हेल्पर्स हैं। अरे अगर ये डिपार्टमेंट नहीं भी होता तो कोई फर्क तो ही ना पड़ता, हम माल बाहर से खरीद लेते, कितने का, 170 रुपया का, 30 रुपए का अपना खर्चा लगाते और हम तो 200 में तैयार कर ही रहे हैं और 300 का बेच रहे हैं। अरे दीज आर जस्ट सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स टू माई डिपार्टमेंट, इनकी वजह से आप चवन्नी नहीं कमा रहे हो, ठीक है। अगर आप कमा रहे हो तो किसकी वजह से कमा रहे हो, मेरी वजह से कमा रहे हो। आप देखिए हम ही फाइनली क्या करते हैं, इसको 200 में तैयार करा देते हैं और 300 में बेच देते हैं। तो 100 रुपए का प्रॉफिट किसकी वजह से, पूरा पूरा मेरी वजह से। आपको अगर कमीशन देने का मन है, इंसेंटिव देने का मन है, तो 100 रुपए पे जो भी इंसेंटिव आपको देना है हमको दे दीजिए, बाकी काम नक्की कीजिए। अब हम सोच रहे हैं कि भाई इन लोग से भी बात कर ली जाए, इन लोग की राय जान ली जाए। अब हमने इनसे पूछा, प्रोसेस 1 के मैनेजर से, हमने कहा ये बताइए कि 100 रुपए कंपनी कमाई है, इसमें किसकी कितनी हिस्सेदारी है। इसने कहा सर सिंपल सा फंडा है, जिसने जितना काम किया है उस रेशियो में आप प्रॉफिट को बांट दीजिए। इसने कहा जिसने जितना काम किया है उस रेशियो में प्रॉफिट को बांट दीजिए। काम करने का मतलब है जिसने जितना खर्चा लगाया है। सर हमने 170 रुपए का, 150 रुपए का काम किया है, ठीक है, 100 रुपए का मटेरियल, 50 रुपए का बाकी खर्चा, 150 रुपए का काम हमने किया है। इसने कितने का काम किया है, 20 रुपए, इसने कितने का, 30 रुपए, यही टोटल काम हुआ है सर। 200 रुपए का माल तैयार हुआ है ना, जिसमें 150 रुपए का काम हमने किया है, 20 का काम इसने, 30 का काम इसने। आप अपने 100 रुपए के प्रॉफिट को 150:20:30 के रेशियो में बांट दीजिए। सिंपल सी तो बात है, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, जिसने जितना काम किया उस रेशियो में प्रॉफिट बांट दीजिए। हमने ये बात भी सुन ली। अब हम किसके पास आ रहे हैं, प्रोसेस 2 के मैनेजर के पास। हमने कहा कि देखिए प्रोसेस 1 वाला मैनेजर ऐसा कह रहा है कि इसी रेशियो में बांट दीजिए। अब इसका रेशियो तो सबसे कम बन रहा है, ये नाराज हो जाता है, कहता है क्या वाहियात बात कर रहा है प्रोसेस 1 का मैनेजर, एकदम बेवकूफी भरी बात हो रही है। वो कहना ये चाहता है कि जो जितना इनएफिशिएंटली काम करेगा उसका बोनस उतना होगा। एक बात समझिए, वो कंपनी के मैनेजमेंट को समझा रहा है कि एक बात समझिए, अगर कल को वो 150 की जगह वही काम 160 में करने लग जाए, ठीक है, और हम यही काम कल 15 रुपए में करने लग जाए, तो पता है मेरा रेशियो और कम हो जाएगा, उसका रेशियो और बढ़ जाएगा। मतलब वो इनएफिशिएंट जैसे ही इनएफिशिएंट हुआ उसका खर्चा बढ़ेगा, और खर्चा बढ़ेगा तो पता है उसका इंसेंटिव क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा। एक बात बताइए, एफिशिएंसी के लिए इंसेंटिव आप दे रहे हैं कि इनएफिशिएंसी के लिए दे रहे हैं,
खर्चे के रेशियो में अगर इंसेंटिव बंटने लग गए तब तो खर्चा तो तब बढ़ेगा जब क्या होगा, ये इनएफिशिएंट होगा। तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो हमने कहा भाई तुम ही बता दो। एक तो कह रहा है, हमने उसको बताया भी कि देखो ये कह रहा है कि सारा हमको दे दो, ये कह रहा है कि खर्चे के रेशियो में बांट दो, तुम बताओ भाई क्या किया जाए। ये कहता है कि आप एक काम कीजिए, आप देखिए कि कौन कितना काम कर रहा है, उसको मार्केट रेट से कंपेयर कीजिए। ठीक है, इसने कहा कि देखिए ये 150 रुपए में जो काम करके देता है, ये मार्केट से पता हम कितने का खरीद सकते हैं, 130 रुपए का। ये तो हमारी कंपनी का डिपार्टमेंट है कि हम इससे माल ले लेते हैं। ठीक है, कितने रुपए का, 150 रुपए का। अगर ये हमारी कंपनी का डिपार्टमेंट नहीं होता तो हम कभी भी क्या करते, इससे माल नहीं लेते। हम तो चाहे इतना काम किया हुआ बाहर मार्केट से भी खरीद सकते हैं, कितने में, 130 रुपए में। ठीक है, दूसरी बात, ये जो काम 30 रुपए में कर रहा है, ये काम 25 रुपए में ही हो सकता है। आप ऐसा समझ लीजिए, अगर कंपनी में सिर्फ हम होते अकेले तो आपका प्रॉफिट 100 रुपया नहीं होता, इससे ज्यादा ही होता। इनकी वजह से तो प्रॉफिट उल्टे आपका कम हो रहा है। ठीक है, तो जो कमाए वो हम ही कमाए, बल्कि इनकी वजह से आप कुछ गवाए। ठीक है, तो जिनकी वजह से आप प्रॉफिट कुछ गवाए, क्या उनको भी कमीशन दोगे? कभी नहीं। कमाए किसकी वजह से, मेरी वजह से। आप सोचो, अगर कंपनी में सिर्फ हम होते तो 20 रुपए जो ये नुकसान कर रहा है वो भी बढ़ता, और 5 रुपए जो ये नुकसान कर रहा है वो भी क्या होता, बढ़ता। आज कंपनी का प्रॉफिट 125 रुपए होता, लेकिन इनकी वजह से ये 25 रुपए का प्रॉफिट गिर गया। हो सके तो इनको माफ कर दीजिए और सारा कमीशन किसको दे दीजिए, हमको दे दीजिए। सबने बड़ी सुंदर सुंदर बात कह ली। अब कंपनी कहती है कि इस तरीके से तो काम नहीं होगा, एक नई चीज डिवाइस करते हैं, और कंपनी ने स्टार्ट किया ट्रांसफर। कैसा ट्रांसफर प्राइस, कॉस्ट प्लस मार्कअप। अब कंपनी देखिए क्या बोल रही है, कह रही है अब सबको साबित करना पड़ेगा कि किसने कितना कमाया। अब साबित कीजिए, प्रूफ कीजिए, जस्टिफाई कीजिए कि किसने कितना कमाया है 100 रुपए। कंपनी अब इस डिपार्टमेंट के मैनेजर को बुलाती है, प्रोसेस 1 को, और कहती है कि आप 150 रुपए का माल तैयार कर रहे हो ना, एफिशिएंटली तैयार कर रहे हो। प्रोसेस 1 का मैनेजर कहता है हाँ एफिशिएंटली तैयार कर रहे हैं, इससे कम में कोई तैयार ही नहीं कर सकता है। अरे बल्कि मार्केट में तो लोग 160 का तैयार करेंगे, ये तो हम है कितने का तैयार कर दे रहे हैं, 150। तो कंपनी ने इसको कहा कि जितना प्रॉफिट तुमको लगता है कि तुम कमा के दे रहे हो कंपनी को, उतना इस पे जोड़ लिया करो। तुमको लग रहा है ना मार्केट में 160 से कम का नहीं मिल सकता है, तुम 160 का इसको दो। तुमको जितना लगे कि तुम्हारी वजह से कमाई हुई है उतना तुम जोड़ दो उसमें। ठीक है, और इसको दो। फिर कंपनी इस प्रोसेस के मैनेजर को बुलाती है, प्रोसेस 2 के मैनेजर को, कहती है कि अगर इसका माल तुमको महंगा पड़े तो बिल्कुल मत लेना। तुम कहां से खरीद लेना, मार्केट से। इसको क्या बोल रही है, तुम प्रॉफिट जोड़ के दो, जितना तुमको लगता है कि कमा सकते हो तुम, या जितना तुम कमा रहे हो उतना जोड़ के दो तुम इसको। और इसको कह रही है अगर तुमको इससे महंगा पड़े तो क्या करना, मत लेना। फिर इसको बुलाई, कहीं अगर ये माल तुमसे नहीं लिया प्रोसेस 2 वाला तो समझ लेना इंसेंटिव अगर तो भूल जाओ, ये डिपार्टमेंट ही बंद कर देंगे हम, और तुम लोग सब बेरोजगार हो जाओगे। तो प्राइस तुमको वो लगानी है जो कॉम्पिटिटिव रहे। ठीक है, क्योंकि मार्केट से ये महंगा दे पाएगा क्या, अब नहीं। ठीक है, अब मार्केट से महंगा दे नहीं सकता है, और अगर मार्केट से महंगा देने की कोशिश करेगा तो ये कभी लेगा नहीं, और ये लेगा नहीं तो ये डिपार्टमेंट क्या होगा, बंद हो जाएगा, कंपनी बंद ही कर देगी। अब बताइए इसके ऊपर प्रेशर बन जाएगा कि नहीं, अब प्रेशर बन जाएगा। अभी तक सब बातचीत कर रहे थे, बस ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब अपनी अपनी बातचीत। ठीक है, अब इसके ऊपर मेंटल प्रेशर बना है कि अब हमारी लागत क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, और जितना मार्केट से ये सस्ता बना पाएगा उतना प्रॉफिट जोड़ेगा ये। आई बात समझ में सबको। अब अगेन इसको क्या कहती है कि तुम अपना माल बना के आगे किसको दिया करो, इसको दिया करो। ठीक है, और जितना तुम्हारी वजह से प्रॉफिट है उतना तुम जोड़ लिया करो। तुम 170 का माल तैयार करते हो, तुमको लगता है कि ये माल 225 से नीचे नहीं मिलना चाहिए मार्केट में, तुम कितने का दो इसको, 225 का। और इसको बोलती है कि अगर तुमको 1 रुपया भी सस्ता पड़ जाए तो कहां से खरीद लेना, मार्केट से। और फिर इसको बोलती है कि अगर इसने मार्केट से खरीद लिया तो समझ लेना तुम लोग क्या हो गए, बेरोजगार। तुम्हारा डिपार्टमेंट बंद करेंगे और तुम सबको गायब करेंगे, यहां से हटाएंगे। ठीक है, तो यानी तुमको कॉम्पिटिटिव रेट पे जितना मार्जिन जोड़ सकते हो उतना जोड़ के क्या कीजिए, आगे ट्रांसफर कीजिए। सबको बात समझ में आई। अब बताइए हर कोई अपनी अपनी मार्जिन जोड़ लेगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि नहीं कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है और किसकी वजह से कितना कमा रही है, बिल्कुल पता चल जाएगा। ठीक है, अगर इसकी वजह से 30 रुपए कमा रही होगी तो ये 30 रुपए खुद ही जोड़ के क्या करेगा, इसको देगा। ठीक है, तो जस्टिफाई हो जाएगा, हमें पता भी चल जाएगा कौन कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है। क्लियर है बात सबको। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई कि कंपनी क्यों ऐसा करती है कि एक प्रोसेस को कहती है दूसरे प्रोसेस को आप कॉस्ट प्लस मार्कअप पे माल दीजिए। कॉस्ट पे माल देने से कभी भी ये साबित नहीं हो पा रहा था कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना एफिशिएंट है।
जब हम उनसे बात करते थे, पूछते थे कौन कितना एफिशिएंट है, तो सब क्या खड़े हो जाते थे, हम ही सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, कंपनी सारा प्रॉफिट किसकी वजह से कमा रही है? हमारे डिपार्टमेंट की वजह से। कॉस्ट प्लस मार्कअप क्या है? कॉस्ट प्लस मार्कअप अपने आप में एक तरीका हो गया जिससे ये बात जस्टिफाई हो जाएगी कि कौन सा प्रोसेस कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है, किसके मैनेजर कितने एफिशिएंट है। ठीक है ये बात। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कॉस्ट प्लस मार्कअप पे, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को जब कॉस्ट प्लस मार्कअप पे माल देता है और दूसरा वाला प्रोसेस उसको बाहर नहीं बेच पाता, तो पता है वो प्रॉफिट रियलाइज नहीं होता। फिर से रिपीट करते हैं अपनी बात को। सपोज देयर आर ओनली टू प्रोसेस, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2। प्रोसेस 2 से माल सीधे बाहर बिक जाएगा। ठीक है, प्रोसेस 1 ने टोटल कॉस्ट लगाई, हम यहां सीधे 2 कॉस्ट लिख दे रहे हैं, मटेरियल लेवल सब कुछ हो गया इसके अंदर। इसने टोटल खर्चा लगाया 1000 रुपए का, जिसमें से इसने प्रोसेस 2 को माल दे दिया, इसने बेसिकली मटेरियल खरीदा, लेबर लगाए, बाकी सारे खर्चे लगाए, और इसके पास क्लोजिंग स्टॉक यानी कि कुछ मटेरियल बच गया। कितने का बच गया वो हम यहां पे लिख दे रहे हैं। मान लीजिए इसका बच गया मटेरियल 500 रुपए का। ठीक है, तो हम जानना ये चाहते हैं कि जो माल अगले प्रोसेस में गया उसकी लागत कितनी है, खर्चा कितना लगा इस पे। इसने मटेरियल लेबर सब कुछ मिला के कितना खर्चा लगाया? 1000 रुपया, जिसमें से 500 रुपए का मटेरियल इसके पास बचा हुआ है। आई वॉन्ट टू नो कि इसने जो अगले प्रोसेस में माल दिया उसकी लागत कितनी है? 500 रुपया। टोटल खर्चा 1000 रुपया लगाए थे, जिसमें से 500 रुपया का माल बचा हुआ है, तो मतलब 500 रुपया का माल हम उसको दिए हैं। ठीक है, लेकिन पता है इसको क्या कहा गया था? जितना प्रॉफिट जोड़ सको उतना क्या करना? जोड़ देना। जितना प्रॉफिट जोड़ सको उतना जोड़ देना। तो उसने उतना प्रॉफिट जोड़ दिया। कितना ये जोड़ सकता था? 500 पे 250 जोड़ सकता था ये तो इसने 750 का दे दिया इसको। ठीक है, अरे बात बताइए, इसने 750 का दिया, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में 750 से सस्ता मिलता है क्या? नहीं, क्योंकि अगर 750 से सस्ता मिल रहा होता तो ये प्रोसेस लेता इससे, लेता ही नहीं। ठीक है, कॉस्ट प्लस मार्कअप में ये बात ध्यान दीजिएगा, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को उतना ही मार्जिन जोड़ के दे पाएगा जितना फिजिबल है। मार्केट में उससे सस्ता मिलेगा तो वो जोड़ नहीं पाएगा। रीजन बीइंग, क्योंकि इसको ये कहा गया है कि मार्केट से महंगा तुम नहीं दे सकते हो। मार्केट से तुम महंगा दोगे तो तुरंत क्या हुआ, ये प्रोसेस लेगा नहीं, और ये प्रोसेस क्या होगा? अल्टीमेटली कंपनी के द्वारा खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, कंपनी फिर सीधे बाहर से ही माल लेना शुरू कर देगी। जब इस प्रोसेस को बाहर से ही अच्छा लग रहा है खरीदना माल, तो इस प्रोसेस की जरूरत क्या है? इतना काम किया हुआ हम सीधे क्या करेंगे? मार्केट से ही खरीद लेंगे, किसी दूसरे से खरीद लेंगे। अब इस प्रोसेस के पास यही माल आता है तो ये अपने यहां एंट्री करता है 2 प्रोसेस 1 750। क्लियर बात सबको? अब अगर ये माल बाहर बेच देता, बाई सेल कर देता, ठीक है, तब तो कोई तकलीफ ही नहीं थी। तब तो कंपनी का ये जो प्रॉफिट इसने 250 रुपया बढ़ा के जोड़ा है, ये प्रॉफिट भी क्या होता? रियलाइज हो जाता। एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को प्रॉफिट जोड़ के माल दिया, अब वो दूसरा वाला प्रोसेस भी उस माल को मार्केट में बेच दिया, तब तो सारा प्रॉफिट क्या हुआ? रियलाइज हो गया। ऐसे समझिए, एक प्रोसेस जब दूसरे प्रोसेस को दिया तो 100 रुपया उसमें जोड़ा, और दूसरा प्रोसेस फिर मार्केट में बेचते समय फिर 100 रुपया जोड़ा, तो कंपनी ने कितना कमा लिया? 200 रुपया कमा लिया। लेकिन एक प्रोसेस ने दूसरे प्रोसेस को 100 रुपए जोड़ के दिया और दूसरे प्रोसेस ने माल बेचा नहीं, तो क्या प्रोसेस ने कुछ कमाया? यहां पे कंपनी ने कुछ कमाया? नहीं। तो वो जो 100 रुपए जोड़ा था एक प्रोसेस ने, वो कमाई हुई नहीं है। बात समझ में आई सबको? अब देखिए इधर, इस वाले प्रोसेस ने इस माल को बेचा नहीं, तो इसके पास क्लोजिंग स्टॉक कितने का हो गया? ये वाला माल में कुछ किया नहीं इसने, बाहर बेचा भी नहीं, तो क्लोजिंग स्टॉक कितने का हो गया इसका? यही 750 का। ठीक है, अब अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक इन दोनों का मिला के ले लिया तो ये कंपनी का क्लोजिंग स्टॉक होता है। ठीक है, कंपनी का क्लोजिंग स्टॉक कितने का? 500 750 मिला के कितना? 1250। ठीक है, अब आइए कंपनी का अकाउंट हम क्रिएट करते हैं, तो इसमें दिखाई देगा कि बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना? 1250। ठीक है, ये और ये कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है, ये कट जाएगा। ये तो कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है, ये कट गया। 750 एक डिपार्टमेंट ने दिया, दूसरे ने रिसीव किया, कॉन्ट्रा आइटम कट गया। यहां पे 2 कॉस्ट कितनी दिखाई दे रही है? 2000 रुपए। हमें दिखाई दे रहा है कि हमने प्रॉफिट कमा लिया कितना? 250 रुपया। क्या हमने प्रॉफिट कमाया 250 रुपया? नहीं।
पता है क्यों नहीं कमाया हमने प्रॉफिट 250 रुपया? क्योंकि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये कॉस्ट पे नहीं है, नॉट एट कॉस्ट, और हमें इसको किस पे बना देना होगा सही प्रॉफिट जानने के लिए? कॉस्ट पे। कंपनी की कॉस्ट कितनी है? 500 रुपया। जैसे ही आपने इस क्लोजिंग स्टॉक को 500 रुपया किया तो 500 ये भी कितना हो जाएगा? 1000 रुपए, और कंपनी का प्रॉफिट गायब हो जाएगा। अगर आपको सही प्रॉफिट जाननी है तो पता है हमें क्या करना पड़ता है? हर प्रोसेस के क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट टू द कंपनी करना होता है। क्या करना होता है? कॉस्ट टू द कंपनी। ठीक है, फिर से आइए, क्या ये क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट टू द कंपनी है? क्या ये क्लोजिंग स्टॉक 500 रुपया कॉस्ट टू द कंपनी है? हाँ। क्या ये क्लोजिंग स्टॉक 750 रुपया कॉस्ट टू द कंपनी है? नहीं। इसकी कॉस्ट टू द कंपनी कितनी है? 500 रुपया। एक बात बताइए, ये 750 रुपया क्या कॉस्ट टू द प्रोसेस 2 है? इस 750 रुपया कॉस्ट टू द प्रोसेस 2? यस, दैट इज कॉस्ट टू द प्रोसेस 2। लेकिन हमें वैल्यूएशन कॉस्ट ऑफ अ प्रोसेस नहीं करना है, कॉस्ट टू द कंपनी करना है। ठीक है, जल्दी बताइए, ये 500 रुपया कॉस्ट टू द प्रोसेस 1 है? हाँ, ये प्रोसेस 1 की लागत ही है। क्या ये कॉस्ट टू द कंपनी भी है? हाँ, कॉस्ट टू द कंपनी भी है। तो एक बात हम लोग याद कर लेते हैं, रख लेते हैं, प्रोसेस 1 का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो कॉस्ट टू द क्या होता है? प्रोसेस भी होता है और कॉस्ट टू द कंपनी भी होता है। लेकिन सब्सिक्वेंट प्रोसेस जितने भी आएंगे प्रोसेस 1 के बाद, उनका क्लोजिंग स्टॉक कैसा होगा? कॉस्ट टू द प्रोसेस तो है, ठीक है, लेकिन कॉस्ट टू द कंपनी नहीं है। इसकी तो यही लागत है। ये तो प्रोसेस 2 कहेगा हमको तो कितने का पड़ा है? 750। तो इसका क्लोजिंग स्टॉक क्या है? इस प्रोसेस की कॉस्ट पे है, लेकिन ये कॉस्ट टू द कंपनी नहीं है। और सही प्रॉफिट जानने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट टू द कंपनी। इतनी बात लिख लिया जाए हम लोग। तो जब भी ट्रांसफर प्राइस वाला क्वेश्चन होगा, कॉस्ट प्लस मार्कअप वाला क्वेश्चन होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पे ये सिखा रहे थे, क्या करना पड़ेगा? पहले प्रोसेस का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो हमेशा क्या होगा? कॉस्ट टू द कंपनी, तो उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं। लेकिन सब्सिक्वेंट प्रोसेस जितने भी होंगे उसमें क्या करना होगा? क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट टू द कंपनी बनाना होगा। और जब हम कॉस्ट टू द कंपनी बनाएंगे तभी कंपनी का सही प्रॉफिट पता चलेगा। ठीक है, लिखिए, इसी के बाद से लिखना शुरू कर दीजिए। When goods are transferred by one process to another, when goods are transferred by one process to another or to go down at cost प्लस मार्कअप। लिखिए इतनी बात, when goods are transferred by one process to another or to go down at cost plus markup। अभी हमने जो बात आपको समझाई वो पता है कौन सी बात समझाई थी? एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को किस पे दे रहा था? कॉस्ट प्लस मार्कअप। लेकिन लिखते समय एक नई बात लिख दी है। क्या लिख दी है? when goods are transferred by one process to another, या फिर गो डाउन को, एक प्रोसेस किसको माल दे रहा है? गो डाउन को माल दे रहा है, और वो किस पे दे रहा है? कॉस्ट प्लस मार्कअप। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ये जो मेरा आखिरी प्रोसेस है, मान लीजिए प्रोसेस 3 है, ठीक है, माल प्रोसेस 3 से निकलता है और मार्केट में क्या होता है? बिक जाता है, ठीक है। प्रोसेस 3 जो अपना टोटल माल तैयार करता है वो 100 रुपए का तैयार करता है। प्रोसेस ए का खर्चा लेने के बाद, प्रोसेस बी का खर्चा लेने के बाद सब माल प्रोसेस 3 में आया, ठीक है। और तीसरे प्रोसेस में सारे खर्चे वर्चे जोड़ने के बाद इसका माल कितने में रेडी हुआ? 100 रुपए, ठीक है। अब ये माल मार्केट में बिकता है और मार्केट में बिकता है 150 रुपए का, ठीक है। लेकिन कंपनी अगर ये तीनों प्रोसेस हटा दे, अगर ये तीनों प्रोसेस हटा दे, डायरेक्ट माल मार्केट से खरीदे और ट्रेड करे, मतलब हम मार्केट में अभी तो मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हैं ना, लेकिन अगर मैन्युफैक्चर करके ना बेचे, ट्रेडिंग करें, माल खरीद के और हम बेच दे, जितना वॉल्यूम हम बनाते हैं उतना बड़ा वॉल्यूम अगर हम किसी से खरीदेंगे भी तो भी हमको 150 का नहीं पड़ेगा, पता हमको कितने का पड़ जाएगा? 135 रुपए का, ठीक है। तो हम इस प्रोसेस से कहते हैं कि हम तुम्हारे में सेल 150 रुपया का नहीं मानेंगे, हम भले प्रोसेस 3 से कितने का बेच देते हैं फिर माल निकाल के 150 का, तो लेकिन हम तुमको 50 रुपए की मार्जिन जोड़ने नहीं देंगे, तुमको कितना जोड़ने देंगे? बस 35 रुपया। और 15 रुपए हम कहां जोड़ेंगे? गोडाउन में जोड़ेंगे,
हम फिनिश गुड्स में प्रॉफिट जोड़ेंगे, वो कंपनी का सीधे प्रॉफिट होगा, क्योंकि अगर कंपनी चाहती भी माल तो कितने का खरीद लेती वही माल, 135 रुपए का। तो ये तुम्हारा प्रॉफिट नहीं है। अगर तुम बेच सकते तो कितने का बेच सकते हो, 135, क्योंकि हम तुमको भी नहीं रखेंगे। अगर तुम हमको 150 का बोलोगे कि 150 का तुम्हारा प्रॉफिट है, तो कंपनी अपने ब्रांड वैल्यू का क्या कमा रही है? ठीक है, कंपनी भी तो अपने ब्रांड वैल्यू का कुछ कमा रही है। हम मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इतने दिन से मार्केटिंग चला रखे हैं, उसका हम 15 रुपए कमा रहे हैं। हम चाहें तो यही माल कितने का खरीद सकते हैं बाहर से, 135 का। ठीक है, तो यानी आपकी वजह से कंट्रीब्यूशन कितना है, 35 रुपया बस। तो आप अपने में 35 रुपया दिखाइए, 15 रुपए का प्रॉफिट हम कहां दिखा देंगे, गोडाउन की अकाउंटिंग करेंगे और उसमें 15 रुपए की प्रॉफिट दिखा देंगे। गोडाउन की अकाउंटिंग करने का बेसिकली मतलब क्या होता है, गोडाउन की अकाउंटिंग करने का बेसिकली मतलब क्या होता है, कंपनी ये कह रही है कि हम ये प्रॉफिट प्रोसेस को नहीं देंगे, किसको देंगे, अपने आप को देंगे। आई बात समझ में सबको? तो बाई वन प्रोसेस टू अनदर या फिर गोडाउन, दोनों में होता है। गोडाउन में कब होता है, हमने आपको बता दिया। आखिरी प्रोसेस को हम ये कहते हैं कि जितने का फाइनल प्रोडक्ट दिख रहा है, पूरा डिफरेंशियल आप अपना प्रॉफिट नहीं कहोगे। ठीक है, पूरा डिफरेंशियल आप अपना प्रॉफिट नहीं कहोगे। कंपनी उसमें से कितना कमा सकती थी, 15 रुपए, तो कंपनी भी कमा सकती है। ठीक है, यही माल हम कितने का खरीद सकते हैं, 135 रुपया। तो बैलेंस 15 रुपए का प्रॉफिट गोडाउन वाले अकाउंट में दिखाएंगे, प्रोसेसिंग में कितना दिखाएंगे, 35 रुपए का प्रॉफिट दिखाएंगे। सबको समझ में आ गई बात? लिखिए, when goods are transferred by one process to another or to go down at cost plus markup, then closing stock of each process, closing stock of each process other than first process, closing stock of each process and go down, closing stock of each process and go down other than first process is to be valued at cost to company, is to be valued at cost to company to arrive at realized profit of the company. बेसिकली एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को जब माल देता है और मार्जिन जोड़ लेता है कुछ उसमें, और दूसरा प्रोसेस उस माल को बेच नहीं पाता है, तो पता है वो प्रॉफिट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट आया नहीं है। एक प्रोसेस ने 100 रुपए के माल को 200 रुपए का दूसरे प्रोसेस को दे दिया और दूसरा प्रोसेस उसको रखा हुआ है, तो वो 100 रुपए रियलाइज थोड़ी ना हुआ है। रियलाइज कब होगा, जब वो बाहर बिकेगा। ठीक है, तो जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, सब्सिक्वेंट प्रोसेसेस, गोडाउन अकाउंट, उन सब के क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जितना भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो हम एलिमिनेट करेंगे, तभी हमें क्या पता चलेगा, ट्रू प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ठीक है ये बात? तो क्या एक्शन हमको लेना पड़ता है, क्लोजिंग स्टॉक में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, तो जितना काम हम लोग अभी तक कर रहे थे उसके अलावा एक एडिशनल काम यहां पे हो जाएगा। जो भी क्लोजिंग स्टॉक होगा अदर देन फर्स्ट प्रोसेस, उसमें हम क्या करेंगे, कॉस्ट के ऊपर जितनी वैल्यूएशन आ रही होगी उसे हम कंसिडर करेंगे, उसे हम हटाएंगे, तो हमें रियलाइज प्रॉफिट मिल जाएगी। क्लियर है? ट्रांसफर प्राइस कौन सी प्राइस है, ट्रांसफर प्राइस वो प्राइस है जिससे एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को माल देता है और क्या करता है, एट टाइम्स उस पे मार्कअप भी जोड़ लेता है। लेकिन हमने बताया कि ये अकाउंटिंग कैसे आपकी डिफरेंट हो जाएगी, जब एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को माल देता है और दूसरा वाला प्रोसेस उस माल को बेच नहीं पाता है, आगे प्रोसीड नहीं करा पाता है, तो उसके क्लोजिंग स्टॉक के अंदर प्रॉफिट का एलिमेंट होता है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट सही नहीं आता है। ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए एक प्रोसेस 100 रुपए का प्रॉफिट जोड़ के दूसरे प्रोसेस को दिया और दूसरा प्रोसेस फिर उस पे 100 रुपए का प्रॉफिट जोड़ के मार्केट में बेच दिया, ठीक है, तो कंपनी को कितना प्रॉफिट आया, 200 रुपए का। लेकिन एक प्रोसेस ने दूसरे प्रोसेस को 100 रुपए का प्रॉफिट जोड़ के माल दिया, लेकिन दूसरा प्रोसेस उस माल को अपने पास रखा हुआ है, उसे आगे बेच नहीं पाया, तो बताइए कंपनी ने कुछ प्रॉफिट रियलाइज किया क्या? नहीं। जो 100 रुपए का प्रॉफिट प्रोसेस ए में दिखाई दे रहा है वो क्या है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो अब हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं उस क्वेश्चन में एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को जो माल देगा वो कॉस्ट प्लस मार्कअप पे देगा, और ऐसे में दूसरे प्रोसेस के पास जो क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा उसमें प्रॉफिट का एलिमेंट होगा,
और अगर हमें कंपनी का सही प्रॉफिट जानना है तो उस प्रॉफिट एलिमेंट को एलिमिनेट करना होगा, ठीक है। Look at question number 7. Question number 7 है, product A passes through 3 processes before it is completed. The output of each process is charged to the next process at a price calculated to give a profit of 20% on transfer price. Transfer price का मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस ही। बेसिकली ये वो सेलिंग प्राइस है जिसपे एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को माल बेचता है, ठीक है। दैट इज 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। तो हर प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को जब माल देता है तो अपनी कॉस्ट प्राइस पे 25% का मार्जिन जोड़ लेता है। द आउटपुट ऑफ प्रोसेस 3 इज चार्ज टू फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट ऑन अ सिमिलर बेसिस। कह रहा है प्रोसेस 3 भी जब माल आगे बढ़ाता है, ठीक है, तो वो फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट बन जाता है और उसमें भी अगेन 25% का मार्जिन जोड़ लिया जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? द आउटपुट ऑफ प्रोसेस 3 इज चार्ज टू फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। अंडरलाइन कीजिए वर्ड फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट का मतलब यहां पे होता है गोडाउन अकाउंट, ठीक है। हमने आपको ये बताया था ना लास्ट क्लास में कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को माल जब देता है तो क्या करता है? मार्जिन जोड़ लेता है। लेकिन हम आखिरी प्रोसेस जितने का माल मार्केट में बेचता है, हम उसको वो पूरा मार्जिन उसके अकाउंट में नहीं डालते। क्या करते हैं हम लोग कहते हैं कि देखिए 100 रुपए का माल तैयार हुआ है प्रोसेस 3 से और वो मार्केट में कितने का बिक रहा है? 150 रुपए। लेकिन कंपनी कहती है कि अगर हम ट्रेड कर रहे होते तो भी ये रेडीमेड माल कितने का खरीद लेते? 135 रुपए का। तो हम प्रोसेस 3 का सेल कितने का मानेंगे? 135 रुपए का। और 15 रुपए का जो प्रॉफिट है वो कहां दिखाएंगे? गोडाउन अकाउंट में। क्लियर है बात सबको? बिल्कुल वही चीज है यहां पे भी कि प्रोसेस 3 जब माल तैयार कर लेगा तो 25% मार्जिन जोड़ के हम कहां चार्ज कर देंगे उसको? फिनिश स्टॉक अकाउंट में, मतलब समझ लीजिए गोडाउन अकाउंट में, ठीक है। अब उसके ऊपर जितना प्रॉफिट आएगा वो किसका प्रॉफिट है? कंपनी का प्रॉफिट है। There was no WIP at the beginning of the year and overhead have been ignored. कोई भी WIP नहीं थी at the time of beginning of the year और overhead को इग्नोर कर देना है। मतलब you have to consider only the direct cost. Direct cost की जोड़ को क्या बोलते हैं? Prime cost. Stock in each process have been valued at prime cost of the process. कह रहा है कि हर प्रोसेस का स्टॉक किस पे वैल्यू किया गया है? प्राइम कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस। प्राइम कॉस्ट पे ही वैल्यू किया जाएगा क्योंकि इनडायरेक्ट कॉस्ट को तो आपने क्या किया? इग्नोर कर दिया। लेकिन ऑफ द प्रोसेस, अंडरलाइन कीजिए वर्ड ऑफ द प्रोसेस। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन किस पे हो रही है? एट प्राइम कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस। लेकिन पता है सही प्रॉफिट तब आती है जब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन किस पे हो? कॉस्ट टू द कंपनी। लेकिन यहां पे किस पे वैल्यूएशन हो रही है? कॉस्ट टू द प्रोसेस। इसका मतलब क्या है? अगर 100 रुपए का माल 25 रुपए का प्रॉफिट जोड़ के प्रोसेस 1 ने प्रोसेस 2 को दिया, ठीक है, तो प्रोसेस 2 की कॉस्ट कितनी है? 125 रुपए, ठीक है। वो अपनी क्लोजिंग स्टॉक किस पे वैल्यू कर रहा है? 125 रुपए पे। लेकिन अगर कंपनी की कॉस्ट की बात की जाए तो वो माल कितने का है? 100 रुपए का। तो हर प्रोसेस अपनी लागत के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करता है, ना कि कंपनी की लागत के हिसाब से। और अगर हमें सही प्रॉफिट जानना है तो वैल्यूएशन किस पे होनी चाहिए? कंपनी की लागत पे। नॉट एट कॉस्ट टू द प्रोसेस बल्कि एट कॉस्ट टू द कंपनी। द फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन्ड एट द एंड ऑफ 31st December 1998. डिटेल प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 और फिनिश स्टॉक अकाउंट। फिनिश स्टॉक अकाउंट का मतलब क्या होता है प्रोसेस में? गोडाउन का अकाउंट, ठीक है। ऐसे समझिए प्रोसेस 3 से माल उठ के कहां चला गया? गोडाउन में। और कुछ प्रॉफिट हम क्या करेंगे? गोडाउन में रियलाइज करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 में कितना लग रहा है ये आपको दिया हुआ है। क्या डायरेक्ट मटेरियल फिनिश स्टॉक अकाउंट में भी लगेगा? नहीं। हर प्रोसेस में हम कुछ ना कुछ मटेरियल डालेंगे और तीसरे प्रोसेस से जब माल निकलेगा तब तो वो पूरा तैयार हो चुका है, उसके बाद तो कुछ मटेरियल लगेगा नहीं। तो यू डू नॉट फाइंड एनी डायरेक्ट मटेरियल इन फिनिश स्टॉक अकाउंट। Thereafter direct wages, you have direct wages in process 1, 2 and 3, but no direct wages in finished stock account because the product is already ready. क्लोजिंग स्टॉक 31st दिसंबर का 5000, 6500, 9500 और फिनिश स्टॉक अकाउंट में मतलब गोदाम में कितने रुपए का माल है? 5000 रुपए का। एक बात बताइए, जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन दी हुई है ये कौन सी वैल्यूएशन है? एट कॉस्ट टू द कंपनी और एट कॉस्ट टू द प्रोसेस?
कॉस्ट टू द प्रोसेस, ठीक है। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, क्या ये प्रोसेस 1, 2 और 3 सेल करते हैं? नहीं, ये लोग सेल नहीं करते। ये लोग तो क्या करते हैं, दूसरे प्रोसेस को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। किस प्राइस पे ट्रांसफर करते हैं? ट्रांसफर प्राइस पे। एंड दिस ट्रांसफर प्राइस इस कैसे बनाया गया है? इसे कॉस्ट प्लस 25% मार्कअप ऑन कॉस्ट। गोदाम से जो माल बिका है वो बाहर बिका है, दैट इज ऑफ रुपी 1,10,000। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट शोइंग प्रॉफिट एलिमेंट एट ईच स्टेज। अब प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट बनाइए, ठीक है। दूसरा काम, एक्चुअल रियलाइज्ड प्रॉफिट बताइए, ठीक है। इस प्रोसेस अकाउंट में जो प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा उसमें से कुछ रियलाइज्ड प्रॉफिट होगा, कुछ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन जितनी ज्यादा है, ठीक है, उसके अंदर जितना प्रॉफिट एलिमेंट है उससे प्रॉफिट जबरदस्ती का क्या हुआ है, मेरा बढ़ गया है। एक बात बताइए, तो क्लोजिंग स्टॉक हम बढ़ा देंगे किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल बढ़ जाएगा, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक के अंदर प्रॉफिट का एलिमेंट है, इसी वजह से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। हम जैसे ही वो प्रॉफिट हटाएंगे क्लोजिंग स्टॉक से, ऑटोमेटिक मेरा प्रॉफिट क्या होगा, कम दिखाई देगा। तो यू हैव टू टेल द एक्चुअल रियलाइज्ड प्रॉफिट, दैट मींस यू नीड टू एलिमिनेट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ठीक है। और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जितना प्रॉफिट का एलिमेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। स्टॉक वैल्यूएशन एज वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट, कह रहा है स्टॉक कितने का दिखाई देगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जो स्टॉक दिखाई देता है वो किस पे दिखाई देगा, एट कॉस्ट टू द कंपनी एंड नॉट एट कॉस्ट टू द प्रोसेस। तो आप जैसे ही निकालोगे बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन, तो पता है आपको क्या मिल जाएगा, एक्चुअल वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक की कितनी एट कॉस्ट, ठीक है। तो प्रोसेस ने जितनी वैल्यूएशन कर रखी है उसका डिफरेंस ले लीजिए, वो डिफरेंशियल क्या कहलाएगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ठीक है। और टोटल प्रॉफिट में से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट लेस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रियलाइज्ड प्रॉफिट। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हम लोग प्रोसीड ऐसे करेंगे, सबसे पहले बनाते हैं प्रोसेस अकाउंट, पार्ट 1 करते हैं, फिर उसके बाद करेंगे पार्ट 3, स्टॉक वैल्यूएशन कर लेंगे एट कॉस्ट, ठीक है। और जो स्टॉक वैल्यूएशन दी गई है उससे डिफरेंस ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ठीक है। फिर टोटल प्रॉफिट में से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट लेस कर देंगे तो हम पार्ट 2 सॉल्व कर पाएंगे, दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ रियलाइज्ड प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोसेस 1 अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, यहां पे यूनिट रेट अमाउंट 3 कॉलम बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, यूनिट दिया ही नहीं है। क्वेश्चन ने कहीं भी यूनिट बताया है क्या आपको, नहीं। तो मजबूरन हमें कौन सा कॉलम बनाना है, सिर्फ अमाउंट कॉलम। दिस इज प्रोसेस 1, देन प्रोसेस 2 अकाउंट, हम लोग एक बार में सारे प्रोसेस को ड्रॉ कर लेंगे और फिर अकाउंट बनाना शुरू कर देंगे। देन प्रोसेस 3 अकाउंट, उसके बाद बना लीजिए फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। और जिस बच्चे को लगता है कि फिनिश स्टॉक अकाउंट का मतलब हम बाद में भूल सकते हैं तो वहीं कहीं लिख लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है, गोडाउन अकाउंट, ठीक है। ये कौन सा अकाउंट है, गोडाउन अकाउंट। चलिए स्टार्ट कीजिए। 2 डायरेक्ट मटेरियल 20,000, 2 डायरेक्ट वेजेस 15,000,
हमने डायरेक्ट मटेरियल लगाया 20,000 रुपए का, वेजेस लगाई 15,000 की, टोटल खर्चा कितना लगा 35,000, जिसमें से 5,000 रुपए का माल बचा हुआ है, यानी जो माल हमने अगले प्रोसेस में ट्रांसफर किया उसकी कॉस्ट कितनी है 30,000, और हम लोग 25% प्रॉफिट जोड़ लेते हैं, मार्जिन जोड़ लेते हैं, तो कितने रुपए का ट्रांसफर किए होंगे 37,500। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। 20,000 रुपए का मटेरियल लगाए, 15,000 रुपए की वेजेस लगाए, टोटल खर्चा कितना लगा 35,000। 5,000 रुपए का स्टॉक बचा हुआ है, देखिए लिखा है 5,000 रुपए का स्टॉक बचा है, इसका मतलब अगले प्रोसेस में कितना दिए हम 30,000 रुपए का माल। लेकिन जब माल देते हैं तो हम कॉस्ट प्लस मार्कअप पे देते हैं, 25% मार्कअप जोड़ लेते हैं, उस पर 25% मार्कअप जोड़िए, कितना हो गया 37,500। तो यहां लिखेंगे बाई प्रोसेस 2 37,500 बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना 5,000 टू कॉस्टिंग पीएल कितना, कॉस्टिंग पीएल 7,500। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे टू प्रोसेस 1 37,500। फिर अब इसमें मटेरियल कितना और लग रहा है, टू डायरेक्ट मटेरियल 5,000 टू डायरेक्ट वेजेस 10,000। चलिए अब टोटल खर्चे जोड़िए, प्रोसेस 2 में लगा 37,500, 5,000 प्लस 10,000 कितना हो गया 52,500। 6,500 का माल बचा हुआ है, लेस कर दीजिए उतना 46,000। 46,000 के माल पे 25% का प्रॉफिट जोड़ दीजिए। बेसिकली प्रॉफिट तो तब कहा जाता है जब माल बाहर बेचा जाता है कंपनी के, यहां पे प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं किया जाता है, मार्कअप बोलते हैं। ठीक है, 25% का मार्कअप जोड़िए 46,000 पे 57,500। तो लिखिए यहां बाई प्रोसेस 3 57,500 बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितने का 6,500 टू कॉस्टिंग पीएल, बताएंगे प्रॉफिट कितना आ रहा था 11,500। टू प्रोसेस 2, प्रोसेस 2 से माल आया 57,500 टू डायरेक्ट मटेरियल हियर 4,000, डायरेक्ट लेबर 20,000, ये कैलकुलेशन चेक कीजिए। अब 57,500 प्लस 4,000 प्लस 20,000 कितना हो गया 81,500, माइनस कीजिए 9,500 का स्टॉक बचा हुआ है 72,000 प्लस 25% मार्कअप 90,000 बाई फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट कितना बोला था 90,000, 92 की 90,000 बाई क्लोजिंग स्टॉक 9,500 तो कॉस्टिंग पीएल 18,000। ठीक है, ये अब फिनिश स्टॉक अकाउंट पे आइए, यहां लिखेंगे टू प्रोसेस 3 90,000। इसका लॉजिक तो पता है ना कि ये कंपनी गोडाउन अकाउंट या फिनिश स्टॉक अकाउंट क्यों बनाती है, एक बार फिर से रिपीट कर दें,
देखिए प्रोसेस 3 मान लीजिए माल तैयार कितने का कर लेता है, 100 रुपए का। अब मार्केट में पता है ये माल फिर प्रोसेस 3 से ही बिकता है, प्रोसेस 3 लास्ट प्रोसेस है, और इसके बाद जब ये मार्केट में बिकता है तो पता है कितने का बिकता है, 150 रुपया। तो प्रोसेस 3 अपने में जब प्रॉफिट दिखाने लग जाता है 50 रुपया पर यूनिट, तो इसके मैनेजर का मन ज्यादा बढ़ जाता है, कहता है हम तो कंपनी को कितना कमा के दे रहे हैं, 50 रुपए। फिर कंपनी कहती है कि अगर हम तुमसे माल ना भी बनवाए होते तो पता है ये माल हम कितने का खरीद लेते, मार्केट से 135 का खरीद लेते। अरे अगर हम मैन्युफैक्चरिंग ना भी कर रहे होते, ट्रेडिंग कर रहे होते, तो भी 135 का माल खरीद लेते, और कितने का बेच लेते, 150 रुपए का। तो 15 रुपया तुम ट्रेडिंग की वजह से कमा ले रहे हैं, तुम्हारी वजह से थोड़ी ना कमा रहे हैं। तो तुम अपने में कितना दिखाओ, 135 रुपए मात्र दिखाओ। और ये बात समझ में, इस क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है कि आखिरी वाला प्रोसेस भी कितना मार्जिन जोड़ रहा है, 25% का। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 25% ही कंपनी कह रही है कि तुम जोड़ो, क्योंकि 25% जोड़ने के बाद जो प्राइस आ रही है उतने में हम मार्केट से भी खरीद सकते हैं। तो उसके बाद का जितना भी प्रॉफिट है वो किसकी वजह से है, कंपनी के ब्रांड नेम की वजह से, तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग की वजह से नहीं है। आई बात समझ में सबको? इसलिए कंपनी क्या करती है, फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट बनाती है। क्लियर है सबको? प्रोसेस 3 अकाउंट 90,000 रुपया। अच्छा, अब माल कितने का बिका है, 1,10,000 रुपया। बाई सेल 1,10,000, और बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना, 5,000। तो प्रॉफिट कितना हो गया इसका, 25,000। दिस वॉज फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। हमें सारे प्रोसेस अकाउंट बनाने थे और फिनिश स्टॉक अकाउंट बनाना था। नाउ वी आर गोइंग फॉर पार्ट नंबर 3 ऑफ द क्वेश्चन। हम लोग करने जा रहे हैं स्टॉक वैल्यूएशन एट कॉस्ट। ठीक है, स्टॉक वैल्यूएशन फॉर बैलेंस शीट पर्पस। बैलेंस शीट पर्पस के लिए स्टॉक वैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ, स्टॉक वैल्यूएशन एट कॉस्ट टू द कंपनी। देखिए ये जो क्लोजिंग स्टॉक 5,000 रुपए है, ये है कॉस्ट टू द प्रोसेस 1, और ये पता है साथ ही साथ क्या है, कॉस्ट टू द कंपनी भी। एक बात बताइए, ये 5,000 रुपए का जो क्लोजिंग स्टॉक है ये किसके बेसिस पे वैल्यूड है, ये वैल्यूड है इन दोनों के बेसिस पे। हमने बेसिकली 35,000 रुपए का खर्चा लगाया है, उसमें से कुछ माल हमने क्या किया, अगले प्रोसेस में दे दिया, और कुछ हमारे पास क्लोजिंग में बचा हुआ है। ये 35,000 रुपए का ही एक टुकड़ा क्या है, ये क्लोजिंग स्टॉक है, और एक टुकड़ा क्या है, अगले प्रोसेस में जो गया। इस 35,000 रुपए के दो टुकड़े कर दिए जाए। ठीक है, एक टुकड़ा क्या है, अगले प्रोसेस में चला गया, और एक टुकड़ा क्या है इस खर्चे का, मेरे पास बच गया। जो मेरे पास बच गया वही तो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। एक बात बताइए, क्या इस 20,000 रुपए के अंदर कंपनी के किसी भी प्रोसेस ने मार्जिन जोड़ रखी है? नहीं, ये कॉस्ट टू द कंपनी है। मटेरियल 20,000 रुपए का कंपनी को पड़ा है। ठीक है, और ये वेजेस भी 15,000 रुपए की क्या है, कंपनी को पड़ी है। ये पता है 5,000 रुपए के अंदर किसी ने प्रॉफिट नहीं जोड़ रखा है, ये सब क्या है, कंपनी की कॉस्ट है। पहले प्रोसेस के क्लोजिंग स्टॉक में कोई भी मार्जिन एलिमेंट, मार्कअप एलिमेंट नहीं होता, क्योंकि पहला प्रोसेस तो सब कुछ कहां से लाता है, बाहर से। जो सब्सिक्वेंट प्रोसेसेस होते हैं उसको माल किससे मिलता है, उसके प्रीसीडिंग प्रोसेस से, जो क्या करता है, मार्कअप जोड़ लेता है। ठीक है, ये वाला प्रोसेस जब इसको माल दिया तो उसने क्या किया था, यहां पे मार्कअप जोड़ा था, लेकिन इसको जो भी माल आया क्या इसमें मार्कअप जुड़ा हुआ था, नहीं। ठीक है, तो इसका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्या है, कॉस्ट टू द कंपनी ही है। ठीक है, तो प्रोसेस 1 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कॉस्ट टू द कंपनी ही है, 5,000 रुपया।
ठीक है ये बात। अब ध्यान दीजिए इधर, प्रोसेस 2 का ये जो क्लोजिंग स्टॉक है 6500 रुपया, ठीक है 6500 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास बचा हुआ है, वो किस खर्चे का टुकड़ा है? वो कहां से माल बचा हुआ है? इस प्रोसेस में जितना खर्चा लगा है, प्रोसेस 1 से कुछ माल आया, कुछ हमने इसमें मटेरियल लगाया, कुछ वेजेस लगाया और मिला के हमने कुछ माल तैयार किया जो अगले प्रोसेस में दिया और कुछ रखे हुए हैं। यही तो हुआ। टोटल खर्चा हमने इस प्रोसेस में कितना लगाया? कुछ माल आया था प्रोसेस 1 से 37,500 का, उसी में कुछ और मटेरियल लगा दिया हमने इस प्रोसेस में और कुछ लेबर के खर्चे लग गए। कुल मिला के मेरा इतना खर्चा लगा जिसमें से कुछ माल मेरे पास बचा हुआ है कि नहीं ऐसा? ठीक है। 6500 रुपए जो माल है ये इस खर्चे का टुकड़ा है। क्या इस खर्चे में कहीं भी प्रॉफिट एलिमेंट जुड़ा हुआ है किसी दूसरे प्रोसेस का? हाँ, इस 37,500 रुपए के अंदर प्रॉफिट एलिमेंट है किसका? प्रोसेस 1 का। प्रोसेस 1 ने 37,500 रुपए में जो माल दिया था वो था कितने का? वो 30,000 रुपए का था। कैसे? 20,000 प्लस 15,000 35,000 रुपए, 35,000 माइनस 5,000 किया तो ये कितने का माल था? 30,000 का। 30,000 का माल 37,500 का दिया गया है। ठीक है। अगर ये कॉस्ट पे होता तो ये कितने का होता? ये खर्चा, ये 30,000, ये 5,000 और ये 10,000 कितने का होता? 35, 5, 40 और 10, 50। ये कितने? ये 30 और 5, 35,000 और 10,000, 45,000। ठीक है। ये 45,000 रुपए की लागत का खर्चा है जो हमें कितने का दिखाई दे रहा है? 52,500 रुपए का दिखाई दे रहा है। ठीक है। अगर हम इस 6500 रुपए को, अगर इस 6500 रुपए को हम वैल्यू कर दें किस पे पता है? 45,000 पे, इंस्टेड ऑफ बीइंग वैल्यूइंग एट 52,500, तो पता है हमें सही लागत पता चल जाएगी। हम फिर से रिपीट करते हैं, ये 6500 फिलहाल किसका टुकड़ा है? 52,500 का। हम इसको 52,500 से डिवाइड कर दें और 45,000 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा? ये कॉस्ट बन जाएगा। हम रिपीट करते हैं, ये टोटल वैल्यू एट इंक्लूडिंग मार्जिन कितने की है? 52,500। लेकिन अगर इसकी कॉस्ट टू द कंपनी की जाए तो ये कितने का आएगा? हाँ, 45,000 रुपए। ये टोटल अगर हम कॉस्ट टू द प्रोसेस बात करें, हम कहें प्रोसेस 2 में कितना खर्चा लगा है तो 52,500 का लगा है। लेकिन अगर कंपनी के हिसाब से उसी खर्चे की बात की जाए तो कितने की है? 45,000। ठीक है। ये जो 6500 रुपए का स्टॉक है ये किसके हिसाब से वैल्यूड है? प्रोसेस 2 के हिसाब से। अगर प्रोसेस 2 ने इसको 52,500 की बजाय 45,000 रुपए पे वैल्यू किया होता तो ये क्या बन गया होता? कॉस्ट टू द कंपनी। तो हमने ये कहा कि 45,000 रुपए का माल यहां पे प्रोसेस 2 के लिए कितने का हो जाता है? 52,500। तो उसी हिसाब से 6500 रुपए का माल कंपनी के लिए कितने का होना चाहिए? 6500 डिवाइडेड बाई 52,500 इंटू कितना? 45। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? कहीं भी जोर पड़ रहा हो दिमाग में तो तुरंत पूछिएगा। क्लियर है सबको बात? तो हमने क्या किया? 6,500 हैज बीन वैल्यूड ऑन 52,500, सो वी हैव डिवाइडेड इट बाय 52,500 और इसको वैल्यू किस पे करना है? 45,000, सो वी हैव मल्टीप्लाइड इट बाय 45,000। ठीक है। कितना हो गया वैल्यू बताइए? हाँ, 5571। रिपीट कराना है तो अभी तुरंत कराइए। ठीक है। जब हम अगले प्रोसेस पे पहुंच जाएं तो प्रीसीडिंग प्रोसेस की बात बिल्कुल ना कीजिएगा हमसे। ठीक है। ये चलिए आइए अब यहां पे देखिए, ये जो 9,500 रुपया है प्रोसेस 3 में, पता है ये किसके बेसिस पे वैल्यूड है? किसके बेसिस पे? ये 9,500 किस खर्चे का टुकड़ा है? इन 3 खर्चे का। 57,500 रुपए का माल पिछले प्रोसेस से आया है, 4,000 रुपए का मटेरियल हम यहां लगाए हैं और वेजेस लगाए हैं 20,000 रुपए का। इसी में से कुछ माल अगले प्रोसेस में दे दिए, फिर गोदाम में दे दिए और कुछ माल क्या किए हैं? अपने पास रखे हैं। तो बेसिकली ये 9,500 रुपए इस खर्चे का एक टुकड़ा है। ठीक है। ये खर्चा कितना है? 81,500। एक बात बताइए, अगर हम 81,500 की कॉस्ट बना लें कि 81,500 की कॉस्ट कितनी है, अगर उसको यहां मल्टीप्लाई कर दे तो 9500 की भी कॉस्ट बन जाएगी कि नहीं? बन जाएगी। ठीक है। 81,500 का ये टुकड़ा है 9500। अगर हम इसे 81,500 रुपए की कॉस्ट बना लें, ठीक है, तो और हम क्या करें? यहां पे मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी क्या बन जाएगा? कॉस्ट। ठीक है।
तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस 81,500 की कॉस्ट कितनी है। ठीक है, ये 57,500 की कॉस्ट बनानी है। ठीक है, ये 4,000 की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट टू द कंपनी 4,000। ये तो बाहर से मटेरियल आया, वेजेस ये कोई एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को तो दिया नहीं है, वेजेस भी इतना पे किए ही है, तो 4,000 और 20,000 तो ये तो कॉस्ट टू द कंपनी है। ये 57,500 में मार्जिन जोड़ रखा है किसी ने, किसने? हाँ, किसने जोड़ रखा है? प्रोसेस 2 ने भी जोड़ रखा है और प्रोसेस 1 ने भी जोड़ रखा है। सिर्फ ये नहीं कहिएगा कि 57,500 में प्रोसेस 2 का प्रॉफिट है। प्रोसेस 1 ने पहले प्रॉफिट जोड़ा तो प्रोसेस 2 को दिया, और प्रोसेस 2 ने फिर प्रॉफिट जोड़ा तो किसको दिया? प्रोसेस 3 को। ठीक है, इसके में प्रॉफिट एलिमेंट था किस प्रोसेस का? प्रोसेस 1 का। और इस वाले माल में, यहां वाले माल में प्रोसेस 1 का भी प्रॉफिट है और किसका है? प्रोसेस 2 का भी प्रॉफिट है। ठीक है, अब चाहे हम लोग देखते हैं कि ये 57,500 यहां से आया है। ठीक है, यहां पे अगर हमें कॉस्ट लिखनी होती तो हम क्या लिखते? प्रोसेस 2 की कॉस्ट यहां पे बताइए कितनी लिखते? हाँ, कितनी लिखते हम यहां पे? यहां की हम कॉस्ट पकड़ते, यहां की हम कॉस्ट पकड़ते, ये कितना है? कॉस्ट पे बात कीजिए। हाँ, 30,000। ये कितना? 5,000। कितना हो गया? 35,000। ये कितना? 10,000, 45,000। टोटल 45,000 के माल में से इतना माल बचा हुआ है, कॉस्ट पे लीजिए, ये भी इतना माल बचा हुआ है। प्रोसेस 2 का माल कितना बचा हुआ है? 5571। ठीक है, 45,000 में से 5571 घटा दीजिए। 39,429। ठीक है, तो पता है 57,500 की कॉस्ट कितनी है? 39,429। रिपीट करें, रिपीट करते हैं। पता है ये हमें सबकी कॉस्ट बनानी है। ये 4,000 तो कॉस्ट है, ये 20,000 कॉस्ट है, बस कॉस्ट किसका बना दें हम लोग? 57,500 का। तो 57,500 कहां से आया है? यहां से आया है। यहां पे कॉस्ट बैठाना है आपको। कॉस्ट कैसे बैठाएंगे? देखिए, इन तीनों को कॉस्ट पे ले लें और इसको भी कॉस्ट पे माइनस कर दे तो ये कॉस्ट पता चल जाएगी। बेसिकली ये दोनों क्या है? इन तीनों का टुकड़ा है। इन तीनों की जोड़ का 2 टुकड़ा किया गया, एक अगले प्रोसेस में गया, कुछ माल बचा हुआ है। ठीक है, अगर इन तीनों को कॉस्ट बना दिया जाए और इसकी कॉस्ट लेस कर दी जाए तो इसकी कॉस्ट पता चल जाएगी। ठीक है, यही काम करने जा रहे हैं। ये 37,500 की कॉस्ट कितनी? 30,000। 5,000 और जोड़िए, ये कॉस्ट है 40,000, सॉरी 35,000 प्लस 10,000, 45,000, 45,000। ये कॉस्ट पे घटाइए, 45,000 माइनस 5571, 39,429। तो ये पता है 57,500 की कॉस्ट कितनी है? 39,429। तो यहां पे जब हम कॉस्ट उठाएंगे तो 39,429 हो गया 57,500 की कॉस्ट, प्लस 4,000 प्लस 20,000 कर दीजिए, 63,429। जोड़ तो नहीं ना पड़ रहा है दिमाग पे? थोड़ा थोड़ा पड़ेगा, बर्दाश्त कीजिएगा। हाँ, 7392 94 कर दिया, लीजिए। चलिए, अब इसके बाद फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। ये 5,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक किसके बेसिस पे वैल्यूड है? बोलिए। इस 90,000 का एक हिस्सा आपने बेचा है और एक हिस्सा रखे हुए हो। ये 90,000 रुपए पे 5,000 वैल्यूड है। अगर हम यहां पे 90,000 रुपए की कॉस्ट बना दें तो ये 5,000 भी कॉस्ट बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा। ठीक है, तो यानी हम 5,000 इंटू जो इस 90,000 रुपए की कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर दें, 5,000 डिवाइडेड बाई 90,000 कर दें और जो 90,000 रुपए की कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये 5,000 भी क्या बन जाएगा? कॉस्ट बन जाएगा। आ रहा है बात समझ में सबको? अब इस 90,000 रुपए की कॉस्ट कैसे आएगी? 90,000 आया है यहां से। ठीक है, अगर हम यहां पे कैसे भी कॉस्ट बैठा सके तो हम 90,000 रुपए की कॉस्ट जान लेंगे। ठीक है, और यहां की कॉस्ट जानने के लिए पता हमें क्या करना पड़ेगा? इन तीनों को कॉस्ट पे लेके इसकी कॉस्ट माइनस कर दे। ये कॉस्ट जानने के लिए क्या करना चाहिए हमको? ये तीनों की कॉस्ट ले लीजिए और माइनस इसकी कॉस्ट कर दीजिए। ठीक है,
इन तीनों की कॉस्ट, इसकी तो कॉस्ट निकाली ही है अभी अभी 39,429 प्लस 4,000 प्लस 20,000 63,429। उसमें से इसकी कॉस्ट पता है कितनी है? 7,394 5,6,035 3,113। ठीक है यहां तक। अब देखिए, अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, पता है ये क्लोजिंग स्टॉक 5,000 रुपए का एकदम परफेक्ट है, तो ये प्रॉफिट हमारी क्या है? सही है। लेकिन ये वाला क्लोजिंग स्टॉक 6,500 का नहीं है, कितने का है? 5,571। अगर ये क्लोजिंग स्टॉक 5,571 का है तो ये प्रॉफिट सही चल रहा है? नहीं, ये प्रॉफिट थोड़ा सा क्या होना चाहिए? रिड्यूस होना चाहिए। इसमें कुछ प्रॉफिट ऐसा है जो अनरियलाइज प्रॉफिट है। बेसिकली ये पूरा प्रॉफिट हम रियलाइज नहीं किए हैं, अनरियलाइज प्रॉफिट इसके अंदर है। कितना अनरियलाइज प्रॉफिट है? जितना क्लोजिंग स्टॉक अधिक वैल्यूड है। ठीक है, तो हम जैसे जैसे क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस लेते जाएंगे हमें क्या मिलते जाएगा? अनरियलाइज प्रॉफिट। ठीक है, और जो टोटल प्रॉफिट आ रहा है ये रहा प्रॉफिट, ये रहा प्रॉफिट। इस प्रॉफिट में से हम अनरियलाइज प्रॉफिट लेस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? रियलाइज प्रॉफिट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 आपसे रियलाइज प्रॉफिट कह रहा था। हम लोग पहले कंप्यूटेशन कर लेते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट। अनरियलाइज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट ये है और क्लोजिंग स्टॉक जो वैल्यू किया गया है बाय प्रोसेसेस वो ये है। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है? अनरियलाइज प्रॉफिट। ठीक है, जितना ज्यादा वैल्यूड है क्लोजिंग स्टॉक प्रोसेसेस में वो अनरियलाइज प्रॉफिट को डिनोट करता है। बनाइए एक स्टेटमेंट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट टू प्रोसेस और क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट टू कंपनी, और जो डिफरेंस है यही क्या है? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। हमने लिखा है क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट टू प्रोसेस, क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट टू कंपनी, और डिफरेंशियल इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। एट कॉस्ट टू प्रोसेस 5,000, 6,500, 9,500 एंड 5,000। कॉस्ट टू कंपनी ये तो 5,000, ये वाला हमें लिखवा दीजिए। 5,571 ये तो हमें याद आ रहा है, 5,571 ये वाला 7394 3113। हाँ, कौन सा वाला? कौन सा? कोई डिफरेंस है क्या इसमें कोई? हाँ बताइए। 92921061887। अब इसके बाद हो गया ये।
नाउ द सेकेंड पार्ट, स्टेटमेंट ऑफ रियलाइज्ड प्रॉफिट। तो इसमें हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ द प्रोसेस, फिर लिखेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो फाइनली क्या आ जाएगा, रियलाइज्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑफ द प्रोसेस, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, लेस करेंगे रियलाइज्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑफ द प्रोसेस 7,500, अनरियलाइज्ड कुछ नहीं है, 11,500, 18,000 एंड 25,000। अनरियलाइज्ड बताइएगा, 929, 2106, 1887। $7,500, 10,571, 15,894, 23,130, 113, 113, 80, 57,078। तो कंपनी ने जो टोटल प्रॉफिट रियलाइज किया है वो इतना है। अच्छा, ये जो आपने काम किया, क्लोजिंग स्टॉक को हमने एट कॉस्ट बनाया, कॉस्ट टू द कंपनी, ये काम कब नहीं करना पड़ता है? अभी तक हम लोग जितने क्वेश्चन किए थे, क्या कभी भी ये काम किए थे? नहीं, किसी भी प्रीसीडिंग क्वेश्चन में ये काम तो नहीं किया था। तो इस क्वेश्चन में क्यों करना पड़ा? क्योंकि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को जब माल दे रहा था, कॉस्ट पे नहीं दे रहा था। अभी तक क्या देख रहे थे हम लोग? एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को जो माल दे रहा है वो किस पे दे रहा है? कॉस्ट पे दे रहा है। और इसलिए हमें प्रॉफिट एलिमेंट एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। ठीक है ये बात?